देखिए क्या है कि अगर आप एक पार्ट भी लिख लिए हैं, अगर आप भी लिख लिए हैं तो ठीक है, हम लोग एक बार डिस्कशन समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। और अगर ऐसा बोला जाए कि इस सम्स में आपका कैपिटल बजटिंग का मोस्ट ऑफ द एरिया कवर हो रहा है तो गलत नहीं होगा। इसलिए थोड़ा फोकस करके इस सम्स को समझ लीजिएगा। अगर किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई भी बात आए या डाउट आए, जब मेरी पूरी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप अपना डाउट रख के मैटर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग हम लोग का चैप्टर चल रहा था, डिस्कशन हमने कर लिया था, इसका बेसिक भी बताया था, 2-4 सम्स भी हम लोग इसके ऊपर किए। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके वो 5 कैलकुलेशन पूछे गए हैं जो कैलकुलेशन आपको फर्स्ट डे बताए गए थे। मतलब फर्स्ट डे जो बताया गया था कि इस चैप्टर में हम लोग ये कैलकुलेशन सीखेंगे, उस सारे कैलकुलेशन आपको इस सम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सम्स एक बार पढ़कर देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे मूव किया गया है। A company is considering an investment proposal to install a new milling machine at a cost of ₹50,000, ठीक है। मेंशन किया है कि 50,000 रुपया लगाकर एक माइलिंग मशीन कंपनी इंस्टॉल कर रही है। तो ये जो 50,000 दिया है, ये 50,000 हो गया हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जब हम लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना होगा या हम लोगों को टोटल इन्वेस्टमेंट लेना होगा तो हम लोग कितना ले लेंगे? 50,000, सही है। इसके बाद बता रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मशीन इज 5 years एंड देयर इज नो साल्वेज वैल्यू। मतलब इस मशीन का लाइफ इमेजिन किया जा रहा है 5 साल तक होगा, तो ये एस्टिमेटेड लाइफ हो गया। और बोल रहा है कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं है। साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू। और ये लाइफ और स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट हम लोग जनरली क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो आप लोग इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिएगा। इसके बाद क्या मेंशन किया था? टैक्स रेट इज 35%, टैक्स की जरूरत पड़ेगी। 35% मेंशन कर दिया है। एज्यूम द फर्म यूजेज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड द सेम इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन ये यूज करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, ठीक है। नॉर्मली रूल है कि इनकम टैक्स वाले स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते, लेकिन इसके लिए बोल दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड इनकम टैक्स वाला भी अलाउ करता है। तो आप अपना स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? द एस्टिमेट कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, द एस्टिमेटेड कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब वो कैश फ्लो दे रहा है लेकिन उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन कटा नहीं है और टैक्स भी कटा नहीं है। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एज फॉलोज। और 5 साल का आपका एक CFBT दिया हुआ है, CFBT लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन है और बिफोर टैक्स है। और कितना कितना दिया है अमाउंट देख लीजिएगा। एक 10,000 है, एक 10,692 है, एक 12,769 है और एक 13,462 है और लास्ट ईयर का 20,385 है। ये 5 साल का हम लोगों का दिया हुआ है कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। और निकालने के लिए क्या क्या बोला है? कंप्यूट। A नंबर पॉइंट में बोल रहा है हम लोगों को पेबैक पीरियड, ठीक है। B नंबर पॉइंट में बोला है एवरेज रिटर्न, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। C नंबर पॉइंट में बोला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। D नंबर पॉइंट में बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। और E नंबर पॉइंट में बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। ये 5 कैलकुलेशन ही हम लोग फर्स्ट डे डिस्कस किए थे और इसके फॉर्मूलाज हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे थे, ठीक है। ये 5 कैलकुलेशन आपको इस सम्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों को निकालना है क्या? CFAT। अभी CFAT निकालने के लिए CFAT निकालेंगे तभी तो हम लोगों को वो पेबैक पीरियड मिलेगा। पेबैक पीरियड निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो था कि अगर आपका कैश फ्लो हर साल का फिक्स रहेगा तो क्या होगा। उस पर हम लोग किए थे, इजी कैलकुलेशन था। क्या था? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT।
और दूसरा वाला क्या था हम लोगों का कि अगर हम लोगों का कैश फ्लो हर साल का सेम नहीं है, जैसे आप इस सम्स में देख रहे हो आपका कैश फ्लो हर साल का सेम नहीं है, तो अगर कैश फ्लो हम लोगों का हर साल का सेम नहीं है तो हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला लिखे थे, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF माइनस 1 डिवाइडेड बाई CCF1 माइनस CCF माइनस 1। समझ रहे हैं? ये CCF क्या इंडिकेट करता है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो इस सम से हम लोगों को सिर्फ CFAT नहीं निकालना होगा, CFAT निकालने के बाद हम लोगों को क्यूमुलेटिव CFAT भी निकालना पड़ेगा। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे फॉलो हुई है वो आप एक बार इस सम्स में देखिए, कैलकुलेशन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा है? कैलकुलेशन फॉर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन हम लोगों को अपने पर्पस के लिए चाहिए होता है। 5 साल का डेटा है, लेकिन सम्स में क्या दिया है? CFBT और क्या इंडिकेट किया था? बोला था सम्स में कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स है और बिफोर डेप्रिसिएशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये फिगर तो सारे सम्स में दिए हुए थे, पढ़ा अभी हमने। लेस कर रहे हैं इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सम्स में कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस और स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितना है? 50,000 इन्वेस्टमेंट, और लाइफ कितना दिया था? 5 साल। डिवाइड करके डेप्रिसिएशन कितना आया? 10,000। और यही 10,000 हम लोग 5 साल में ले लेंगे, क्योंकि मेंशन कर दिया है कि कौन सा मेथड फॉलो होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल का क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? लास्ट डे एक दिन एक क्लास में ये भी पूछा था एक बच्चा कि ये डेप्रिसिएशन सब में क्यों ले लिए। देखिए, तो स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है। तो 5 साल हम लोग कितना ले लिए? 10,000। ठीक है, माइनस करके फिगर नीचे लिख दिए। तो माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा, 10,000 में 10,000 माइनस कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पर 10,692 में 10,000 माइनस कर रहे हैं तो 692 बच रहा है। और इसी तरीके से ये सब माइनस करोगे तो आपको ये सारे फिगर मिल जाएंगे। ये हमारा आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको नाम दे सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ये अर्निंग बिफोर टैक्स में हम लोग लेस कर रहे हैं टैक्स। सम्स में दिया था रेट कितना था? 35%। तो ये जो 35% निकाला गया है ये इसी फिगर पे निकाला गया है। दिख रहा है आपको? जैसे पहला तो 0 है तो 0 ले लिए, दूसरा आपका 692 दिख रहा है तो 692 का आप 35% लोगे तो 242 आएगा। 2769 का 35% लोगे तो 969 आएगा। इसी तरीके से इन दोनों का 35% यहाँ लिखकर टैक्स इसमें से क्या किए? माइनस कर दिए। माइनस करके हम लोगों को क्या मिल जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तब हम लोगों को मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड किए, 10,000 निकाल चुके थे ऊपर ही, तो ऐड करके हम लोगों को मिल गया CFAT। एक पॉइंट यहाँ पर सुनिएगा, साथ साथ बोलिएगा नहीं। एक पॉइंट समझिएगा यहाँ पर जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग पॉइंट है। और उस समय क्या होता है ना, एग्जाम के समय में वो लाइन क्या देता है, वो केयरफुली स्टूडेंट पढ़ता नहीं है और उल्टा पुल्टा कर देता है। उसको महसूस होगा कि हम सही करके आए हैं, लेकिन रियल में आप गलत करके आए हो। इसलिए एक पॉइंट यहां पर बता रहे हैं, उसको केयरफुली समझ लीजिए, या फिर हम दूसरा सम्स करेंगे उसी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 बातें बताएंगे, उसको केयरफुली समझ लीजिएगा। पहली बात, आपके मन में अगर ये प्रश्न आए कि जब डेप्रिसिएशन को ऊपर माइनस किए फिर नीचे में ऐड किए, इससे अच्छा डेप्रिसिएशन को लेते ही नहीं, ये भी पॉइंट आ सकता है मन में किसी का। एक बार माइनस करके बाद में तो ऐड ही करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा हम डेप्रिसिएशन को ले ही ना। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो टैक्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग गाइडलाइन, फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है कि आप अगर टैक्स पे कर रहे हो तो उसमें जब आप कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए। मतलब टैक्स माइनस करने से पहले आपको अकाउंट्स का फंडामेंटल रूल फॉलो करना पड़ेगा।
और फंडामेंटल गाइडलाइन क्या बोलती है कि कॉस्ट में आपका डेप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले फंडामेंटल रूल फॉलो कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का यहाँ का पर्पस क्या है? हम लोगों का यहाँ का पर्पस है पेबैक पीरियड निकालना, और पेबैक पीरियड के लिए जो कैश फ्लो लिया जाता है उसमें बोला गया है कि आप उसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब डेप्रिसिएशन को यहाँ माइनस कर देते हैं एक बार, तो बाद में हम लोग का अभी का जो पर्पस है, अभी का क्या पर्पस है, पेबैक पीरियड निकालना, तो उस पर्पस के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, और तब हम लोगों का पूरा पर्पस फुलफिल हो पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है तो पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, और बाद में फिर आपको उस डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, तब आप अपना पेबैक पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी एक बात है वो आपको बता दें, इस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देखो पूरे स्टेप वाइज। हम CFBT में थे, सम्स में दिया था कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है, तब हम लोग इतना प्रोसेस फॉलो किए, ये है ना। लेकिन अगर मान लो सम्स में, किसी सम्स में डायरेक्ट दे देता अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता पता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है, मतलब ये वाला पॉइंट दिया हुआ दिख रहा है, और जब ये वाला पॉइंट दिया है तो हमको ऊपर का कहानी नहीं बनाना है, हमको उसमें सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, हमको CFAT मिल जाएगा, दिख रहा है। अगर मान लो सम्स में EBT दे दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, तो अगर अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग कहां पर हैं, यहां पर हैं, तो हम लोग उसमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, हम लोगों को CFAT मिल जाएगा। और जब हम लोग यहां पर हैं तब हम लोगों को ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सम्स को इसलिए केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और हम हर सम्स को शुरू करने से पहले बोलते हैं कि सम्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस सम्स में कहानी यहां से शुरू हुआ है, किसी सम्स में यहां से भी शुरू हो सकता है, किसी सम्स में यहां से भी शुरू हो सकता है। और अगर मान लो ऐसा दे दे कि वो तुम्हारा CFAT ही दे दिया तब तो बढ़िया है, अगर डायरेक्ट CFAT ही दे दिया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको लिखे, आगे का प्रोसेस फॉलो कीजिए। समझ रहे हैं? अभी मैं दूसरा सम्स बनाऊंगा, उसमें मैं कहीं से भी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझे हैं तो। और अगर इस पॉइंट को नहीं समझे हैं, बाद में तुम्हारे ही मन में कंफ्यूजन आएगा, कभी डेप्रिसिएशन लेस करके शुरू करते हैं, कभी ऊपर लेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट नीचे ऐड कर देते हैं, कभी टैक्स लेस करते हैं, कभी टैक्स लेस नहीं करते हैं। ये सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता रहेगा अगर आप केयरफुली इस पूरे पॉइंट को नहीं समझे हो तो। ठीक है, अभी सम्स का बात करें आगे। तो CFAT निकाल लिए, CFAT निकालने के बाद हमको निकालना होगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग एक साल के फिगर में दूसरे साल का फिगर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है क्यूमुलेटिव CFAT। ठीक है, अब आप देखिएगा कैसे निकला है। पहले साल का सिंपली 10,000 लिख दिए, लिखा। दूसरे साल का क्या होगा, इस 10,000 में ये 10,450 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर कितना आ गया, 20,450। क्लियर है? 20,450 में फिर ये 11,800 ऐड हो जाएगा, ऐड करके कितना आ रहा है देखिए, 32,250 प्लस माइनस कर लीजिएगा। फिर 32,250 में हम लोग ऐड कर देते हैं 12,250, तो मिल जाएगा 44,500, और 44,500 में फिर हम लोग ऐड कर देते हैं 16,750, तो हम लोगों को मिल जाएगा 61,250। देखा? तो पहले साल का वही ले लेते हैं, अगले साल का ऐड करते हुए चले जाते हैं, क्यूमुलेटिव मिल गया। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा एक पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इस पूरे क्यूमुलेटिव CFAT में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कहां दिखाई दे रहा है। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000, है ना। 50,000 का इन्वेस्टमेंट यहां कहां दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा, इन दोनों के बीच में दिखाई देगा। दिख रहा है क्या किसी को? 44,000 और 61,000 के बीच में। ठीक है, 41
44 और 61 के बीच में कितना आ रहा है? 50,000, इसी के बीच में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां हम लोगों का इन्वेस्टमेंट वैरी करेगा उसके ठीक ऊपर में जो पहला वाला साल होगा उसको हम लोग लेते हैं बेस ईयर, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद वाला जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर, इसलिए उसको लिखते हैं CCF1। और इन्वेस्टमेंट के पीछे वाला जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बिफोर 1 ईयर, इसलिए उसको लिखते हैं -1, CCF -1। क्लियर है? अब फॉर्मूला में जो CC बोलकर था CCF1 CCF -1 वो यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। अब हम लोग सिंपली क्या किए, फॉर्मूला ले ली, पे बैक पीरियड इक्वल टू बेस ईयर प्लस इनिशियल। अब हम लोग सिंपली फॉर्मूला ले लिए, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF -1 डिवाइडेड बाई CCF1 माइनस CCF -1। अब देखिए बेस ईयर हम लोगों का क्या निकला था, ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है 50,000, इसके ठीक ऊपर जो पिछला साल रहेगा वो बेस ईयर होगा, तो 4 ले लिए बेस ईयर में, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितना है 50,000 माइनस CCF -1, CCF -1 कितना है 44,500 डिवाइडेड बाई किए हैं CCF1 दिख रहा है 61,250 माइनस CCF -1 44,500 दिख रहा है। इसको सॉल्व किए तो 4 तो पहले था ही, ऊपर आ रहा है 5,500 डिवाइडेड बाई 16,750, सॉल्व करके हम लोगों का आया कितना 4.328 ईयर्स, ये हम लोगों का आ गया पे बैक पीरियड, ठीक है। अब पे बैक पीरियड के बाद सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बोला था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न EAT निकालना है हम लोगों को। तो EAT का तो हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला था एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज EAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, है ना। तो एवरेज EAT आप देख रहे हो यहाँ पर निकाल चुके हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिख रहा है, ये पहले का है नील, फिर 450 प्लस 1800 प्लस 2250 प्लस 6750, ये हम लोगों का EAT है। 5 साल का EAT जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर किया गया है, दिख रहा है आपको, एवरेज EAT इक्वल टू नील प्लस 450 प्लस 1800 प्लस 2250 प्लस 6750 डिवाइडेड बाई 5 किए, हम लोगों का एवरेज EAT आ गया कितना 2250, सही है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप, सम्स में स्क्रैप और वर्किंग कैपिटल है ही नहीं है। एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 50,000 है, बाकी का चीज नील है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हम लोगों का 25,000। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला ले लिए हम लोग क्या, एवरेज EAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज EAT है 2250 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100 किए तो परसेंटेज के टर्म में हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, जो कि कितने का आ गया है 9% का। क्लियर है? तो यहां तक 2 कैलकुलेशन कर लिए हम लोग, दोनों मेरे हिसाब से क्लियर होगा। थर्ड वाला जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला कैलकुलेशन है हम लोगों का किस चीज का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कैलकुलेशन में हम लोगों को कुछ बातें ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ कुछ हम लोगों का बेसिक नॉलेज भी इसके लिए क्लियर होना चाहिए। किस चीज से रिलेटेड, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक वाला, जिसको आप लोग किस में पढ़ते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अगर डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस एक चीज क्या होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म को भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो जिन लोगों का मैथ बहुत स्ट्रांग होगा और वो इंटरपोलेशन वाला कैलकुलेशन समझते होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझने में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। IRR के कैलकुलेशन में हम लोगों को कुछ बातों के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है, तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, चैप्टर के डिस्कशन में कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किया जाता है। अभी हम लोग सिर्फ मेन फोकस करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर कि IRR के कैलकुलेशन में हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो एक कैलकुलेशन यहाँ पर बनाकर किया गया है, बॉक्सेस कुछ, कॉलम्स कुछ किए गए हैं।
ये बनाने का हम लोगों का मेन पर्पस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम और बनाकर किया गया है, इसका हम लोगों का मेन पर्पस होगा दो अमाउंट फाइंड आउट करना, जिसमें एक अमाउंट हम लोगों का हमारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा का होना चाहिए। जैसे सम्स में हम लोग देखे थे, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 50,000, तो एक अमाउंट हम लोगों का 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए। और इस कैलकुलेशन में हम लोग एक अमाउंट फाइंड आउट करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट से कम का होना चाहिए। सही है। इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ईयर्स यहाँ पर लिख दिए, 5 साल का हम लोगों का सम्स है, 5 साल के डेट दिए हुए हैं। CFAT हम लोगों को निकालना नहीं पड़ा क्योंकि CFAT ऑलरेडी हम लोग निकालते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग यहाँ पर CFAT निकाल लिए थे, दिख रहा है आपको। तो ये CFAT हम लोग यहाँ से ले लिए। अगर किसी सम्स में सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही पूछेगा तो उसमें आपको CFAT पहले निकालना पड़ेगा। तो CFAT निकालने के बाद एक हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट एट 5%। ये डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है मैंने कहा अभी उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, फर्स्ट चैप्टर की बात थी, आप लोग बाद में देख लीजिएगा वो डिस्कशन। डिस्काउंटिंग रेट हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर हम लिखें डिस्काउंटिंग रेट एट 5%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग रेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट क्या इंडिकेट करता है हम लोगों का, ये 1 हम लोग लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, रेट है हम लोगों का कितना 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.05। ध्यान रखिएगा 0.05 होगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.05। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको हर साल का डिस्काउंटिंग रेट मिलता चला जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.05 करोगे तो पहले साल का आपको डिस्काउंटिंग रेट मिल जाएगा 0.952। फिर हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, हर साल का निकालने के लिए आप कैलकुलेटर में सिंपली इक्वल्स 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 करते जाओगे तो आपको हर साल का ये रेट मिलता चला जाएगा। जैसे सेकेंड ईयर का इक्वल्स करने से आ जाएगा 0.907, फिर इक्वल्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.864, फिर इक्वल्स करोगे तो मिल जाएगा 0.823, फिर इक्वल्स करोगे तो मिल जाएगा 0.784। मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, डिस्काउंटिंग CFAT। डिस्काउंटिंग CFAT कैसे निकलेगा, CFAT यहाँ पे है, डिस्काउंटिंग रेट ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाला है डिस्काउंटिंग CFAT। जैसे आप 10,000 इंटू 0.952 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 9520। सेकेंड वाले का 10,450 इंटू 0.907 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 9478। और इसी तरीके से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए और DCFAT का टोटल कर दिए, ये समेशन है। टोटल करने के बाद हमको एक फिगर मिल गया 52,407। एक फिगर हम लोगों को मिला है 5% रेट पर, और जो फिगर हमारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा का है, तो ये आपको समझना होगा कि अगर फर्स्ट फिगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा का मिल गया, हमारा इन्वेस्टमेंट है 50,000 का और फिगर हमको मिल गया कितने का 52,000 का, तो दूसरा वाला फिगर हम लोगों को हमारे इन्वेस्टमेंट से कम का चाहिए। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट 50,000 है तो अब दूसरा फिगर हम लोगों को चाहिए 50,000 से नीचे का। और अमाउंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा देते हैं। ये सिस्टम क्रॉस कनेक्शन आप लोग याद रखिएगा कि अगर हमको अमाउंट कम लाना है तो हम लोगों को डिस्काउंटिंग रेट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और जनरली मैंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं 5-5% का गैप लेकर कैलकुलेशन करते हैं। ये सम्स में मेंशन नहीं भी करेगा तो आप अपना एजम्पशन लेकर 5-5% के गैप पर ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक दूसरा रेट हमने ले लिया डिस्काउंटिंग रेट कितने का, 10% का। ठीक है, अब देखिए 10% के डिस्काउंटिंग रेट में ये निकालने का तरीका डिस्काउंटिंग रेट सेम है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट दिख रहा है आपको। मतलब यहाँ पर हमने क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट कितना लिया 10%, मतलब 0.10। तो ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1। अब आप 1 डिवाइडेड बाई 1.10 करके देखो, आपको पहला रेट मिलेगा 909। और इसी तरीके से इक्वल्स इक्वल्स करते जाएंगे तो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का ये रेट आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर हम लोग DCFAT निकाल रहे हैं कितने परसेंट रेट पर, 10% रेट पर। अब 10% रेट पर कैसे निकाले, CFAT ये है, ध्यान रखिएगा, इसी से मल्टीप्लाई करना है। ये CFAT है और इस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट का लेना है, 10% का, दिख रहा है। तो ये CFAT का और ये डिस्काउंटिंग रेट का मल्टीप्लाई करके आपको ये DCFAT या 10% मिल जाएगा। जैसे आप 10,000 इंटू 0.909 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 9090। सेकंड वाले का 10,450 का मल्टीप्लाई करोगे 0.826 से तो आपको मिल जाएगा 8632। और इसी तरीके से ये सारे CFAT का ये 10% रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको DCFAT मिल जाएगा। और ये DCFAT का टोटल करके आप देख रहे हो समीशन कितना आया है, 45,353। तो एक अमाउंट हमको मिला 50,000 के ऊपर का और दूसरा अमाउंट हमको मिला 50,000 के नीचे का, जिसको हमने यहाँ पर नीचे लिखा है, आप देख रहे हो। रेट जब हम लोग 5% लिए तो वैल्यू आ रहा है 52,407 और रेट जब हम लोग 10% ले रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 45,353। हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इसके बीच में वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो अमाउंट हम लोगों का वेरी कर रहा है कितना, 50,000। तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी 5 और 10 के बीच में वेरी करेगा। 5% और 10% के बीच में ही कहीं हम लोगों का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिसको हमने मान लिया x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। और वो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोगों का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ठीक है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन क्या होता है, जो लोग मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं उन लोगों को पता होगा कि मैथ में हम लोग मेथड ऑफ इंटरपोलेशन यूज करके फाइंड आउट करते हैं दो नंबर के बीच का नंबर। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट 52 और 45 के बीच में है, तो हमारा ये रेट भी 5 और 10 के बीच में होगा। अब वो 5 और 10 के बीच में कौन सा रेट होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म यूज करके कैलकुलेशन करके उस टेक्निक के द्वारा फाइंड आउट करते हैं कि वो बीच का नंबर क्या होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, अब वो मेथड यूज कैसे होता है, बाय मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। देखोगे आप लोग एक बार मेथड ऑफ इंटरपोलेशन कैसे सजाया जाता है इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 इक्वल्स। आप देखिएगा इसको कैसे सजाया गया, x हमारा नंबर है, x माइनस 5 किए, डिवाइड में लिए हैं 10 माइनस 5। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को सजाओगे वैसे ही आपको राइट हैंड साइड भी सजाना होगा। ठीक है, तो फिगर पहले सजा रहे हैं, उसके बाद आप कैलकुलेशन करके बताइएगा। राइट हैंड साइड का हम लोग ले रहे हैं, इसी तरीके से सजाएंगे। x के सामने क्या है 50,000, तो लिखेंगे 50,000 माइनस कितना है ऊपर 52,407, 52,407 डिवाइडेड बाय 45,353 माइनस 52,407, 52,407 ये सजा लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके बताइएगा। सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस साइड में तो हम लोग x माइनस 5 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 5 लिख दें, इक्वल्स। इधर में देखो माइनस में फिगर आ रहा है 2407 आ रहा है ना, और डिवाइड में यहां पर करोगे माइनस, तो माइनस में ये भी आएगा क्योंकि 45 छोटा है 52 बड़ा है, तो ये माइनस करके कितना आ रहा है 7054 है ना। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो ये डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
3412 है ना। और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 1.706। देखिए पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ 3 फिगर 4 फिगर ले रहे हैं, अगर अलग अलग लोग पॉइंट के बाद अलग अलग फिगर लेंगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चेंज होगी, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा लास्ट एक लाइन लिख दें, ये माइनस का चीज है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, तो +5 करके ये कितना आ जा रहा है हम लोगों का 6.706। और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, रेट, तो रेट हम लोग किस में इंडिकेट करेंगे, परसेंटेज में, ठीक है। रेट हम लोग किस में इंडिकेट करेंगे, परसेंटेज में। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख दें एक लाइन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इक्वल टू 6.706%, सही है। इसके बाद लास्ट में ये हम लोगों का C नंबर पॉइंट था, A में था पेबैक पीरियड, B में था हम लोगों का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और C नंबर में पूछा गया था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पॉइंट नंबर D में पूछा गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट पे पूछा गया है, 10% डिस्काउंटिंग रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ DCF80 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। DCF80 हम लोगों का 10% पे कितना आया है, DCF80 हम लोगों का 10% पे यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं, दिख रहा है आपको, DCF80 10% पे आया था हम लोगों का 45,353 है ना, 45,353 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितना था 50,000, तो फिगर हम लोगों का माइनस में भी आ सकता है। माइनस में हम लोग लिख देंगे कितना आ रहा है हम लोगों का 4647, और ये निगेटिव में आ रहा है तो फिगर को आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा फिगर माइनस में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट इसमें पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बस लास्ट है, देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये भी 10% पे पूछा था, एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ DCF80 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हम लोगों ने ये DCF80 निकाला है 10% पे, जो कि हम लोगों का है 45,353 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये डिवाइड करके वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू आ रहा है 0.907, ठीक है। 5 कैलकुलेशन इसमें पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, आप लोग जरूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।